कहानी फिरोजाबाद की है। दरअसल इसी इलाके में एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार का जो मुखिया था मुकीम फल वगैरह की दुकान लगाता था। गर्मी का मौसम था तो लोग जूस पीने आते थे, ठीक ठाक पैसा कमा लेता था। सर्दियों में धंधा मंदा था। अभी जैसे तैसे करके उसकी गाड़ी पटरी पे आ रही थी। परिवार वाले भी खुश थे। परिवार में उसकी एक पत्नी थी, 3-4 बेटे थे और जो सबसे बड़ा बेटा था जीसान, वो महज 12 साल का था। आए दिन ये बाहर रहता, पूरे पूरे दिन कमाता, जो भी पैसे मिलते उसको घर पे लाता, अपनी पत्नी फरजाना को देता। पत्नी उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च करती। ये फिर सुबह जो बचत होती उसको लेके निकलता, फल वगैरह खरीदता, फिर अपनी दुकान लगाता, जूस बेचता। पत्नी घर पे बच्चों का लालन पालन करती, चूंकि बच्चे अभी छोटे थे। जो सबसे बड़ा बेटा था वो भी महज अभी 12 साल का था। सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। भले ही पैसे घर में कम थे, लेकिन जो शौक थे, जो जरूरतें थी वो भी कम थी, इसलिए परिवार खुश था। लेकिन इसी पिछले हफ्ते इस परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा था जीसान, 12 साल का, वो अचानक से गायब हो जाता है। पिता घर पे आता है मुकीम, देखता है कि सारे बच्चे हैं लेकिन जीसान गायब है। शुरुआत में उसे लगता है कि कहीं खेलने गया होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा जीसान जब लौट के नहीं आता तो पिता की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है। थोड़ी देर में माँ भी किसी काम से बाहर गई थी, वो लौट के आती है। सारी बात जो मुकीम था अपनी पत्नी फरजाना को बताता है कि जो जीसान है काफी देर गुजर गई, अभी तक वो लौट के नहीं आया। अब फरजाना जब ये बात सुनती है तो उसका कलेजा कांप जाता है। वो फौरन ही आसपास के मोहल्लों में, आसपास के घरों में जाती है। जाने के बाद पूछती है कि जीसान आया था या नहीं आया था। हर घर जाती, हर घर के दरवाजे को खटखटाती, लेकिन हर जगह से ना ही कहीं जीसान का पता चल रहा था, ना ही कोई ऐसा था जो बता सके कि जीसान आया था। थोड़ा सा और वक्त गुजरा, थोड़ी सी शाम ढली। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, जो मुकीम था, जो उसकी पत्नी फरजाना थी, अपने सबसे बड़े बेटे के लिए अब परेशान होने लगते हैं। धीरे धीरे उस 12 साल के जीसान के दोस्तों के घर सारे लोग जाते हैं कि शायद उनके यहाँ चला गया हो, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिलता। आसपास के ग्राउंड्स पे जाते हैं कि शायद क्रिकेट खेलने चला गया हो या फिर फुटबॉल खेलने चला गया हो। क्योंकि बच्चे हैं, अक्सर निकल जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं। हर एक गली छानते हैं, हर एक कूचा छानते हैं, सारे स्टेडियमों की खाक छान लेते हैं, लेकिन कहीं से जीसान का कुछ भी पता नहीं चलता। रात भर जो माँ थी, जो बाप था बेचारा, अपने उस 12 साल के बेटे को खोजते हैं। हर घर जाते हैं, सबका दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जब कहीं से भी उस जीसान का पता नहीं चलता तो अंत में इन्हें लगता है कि शायद पुलिस का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं गया होता तो अब तक लौट के आ जाता, और हो ना हो हमारे बच्चे के साथ कोई अनहोनी जरूर हुई है। जो पिता मुकीम था फौरन थाने जाता है। जाने के बाद FIR दर्ज करा देता है अपने बेटे की गुमशुदगी की, और सारा बात बताता है कि कैसे वो फल बेचने बाहर गया था, लौट के आता है तो सारे बच्चे तो घर पे थे, लेकिन जो बड़ा वाला बेटा है वो गायब था। अब थाने में ऐसी रिपोर्ट, पुलिस वालों की भी हवा खराब। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं और सबसे पहले ये पता करते हैं कि जो मुकीम था क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी। क्योंकि आमतौर पे अपहरण होने का जो मेन मोटिव होता है वो महज 2 होता है, या तो पैसे के लिए हुआ हो या तो दुश्मनी की वजह से हुआ हो। जिस हिसाब से मुकीम के परिवार की माली हालत थी, ऐसा कहीं से लग भी नहीं रहा था कि उसके बेटी का अपहरण कोई पैसे के लिए करेगा। क्योंकि जो आदमी खुद फल बेच के अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहा हो, किसी को पैसे क्या देगा। इसीलिए पुलिस वाले अब दुश्मनी के एंगल पे काम करने लगते हैं। पुलिस वाले मुकीम से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे शक है, क्या किसी से आपकी दुश्मनी है। अब ये सवाल जब मुकीम सुनता है तो मुकीम कहता है कि साहब हम गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, खाने को पैसे नहीं है, पेट में दाना नहीं है, तो किसी से दुश्मनी करके कैसे रह सकते हैं। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो थोड़ा उन्हें और अजीब लगता है कि पैसे है नहीं तो अपहरण पैसे के लिए हुआ नहीं, दुश्मनी का कोई एंगल नहीं है। तो आखिर जिसने अपहरण किया होगा तो उसका मोटिव क्या रहा होगा। हो ना हो इस बच्चे का अपहरण नहीं हुआ है, ये कहीं भाग गया या फिर कोई और बात है। पुलिस वाले अब छानबीन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए इस जीसान के या फिर इस मुकीम के मोहल्ले में आते हैं और पड़ोसी से और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले भी इन माँ बाप की तरह पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, पूरे मोहल्ले में पूछताछ करते हैं। कहीं से भी कोई ऐसा इंसान नहीं था
जिसने जीसान को कहीं जाते हुए देखा हो। अब जब पुलिस वालों के हाथ कुछ लग नहीं रहा था, दिन धीरे धीरे बीतता जा रहा था, बच्चे को गायब हुए 2 दिन बीत चुका था। पुलिस वाले भी धीरे धीरे अब उम्मीद छोड़ रहे थे, धीरे धीरे चिंता भी हो रही थी, अगर केस नहीं सुलझा तो बड़ी बदनामी होगी। मामला वहां की एसपी कुंवर रजविजय सिंह के पास गया। एसपी साहब खुद इस मामले को पर्सनली देखते हैं, देखने के साथ साथ आते हैं, आने के बाद दूर दूर तक पूछताछ करते हैं, बच्चे की फोटो दिखाते हैं, सारी जांच पड़ताल करते हैं। इसी बीच एक आदमी एसपी साहब को बताता है कि ये जो बच्चा है जीसान, इसको मैंने इसके चाचा फरमान के साथ देखा था। फरमान इसको लेके कहीं जा रहा था और जिस हिसाब से आप टाइम बता रहे हैं, लगभग ये घटना भी उसी टाइम की है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो फौरन ही उसके चाचा के बारे में यानी फरमान के बारे में मुकीम से पूछते हैं। मुकीम कहता है कि साहब, फरमान तो मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ रहता नहीं, कभी कभार आता है, खाना वगैरह खाता है, हम लोगों से मिलता है, मिलके चला जाता है, और मेरी जानकारी में तो उस तारीख को तो ये आया ही नहीं था। अब घर के मुखिया को पता नहीं कि चाचा आया या नहीं आया, उसकी जानकारी में चाचा नहीं आया, और कोई बता रहा था कि उसने चाचा के साथ देखा। तो पुलिस वालों को लगता है कि ये जो रहस्य है, इस रहस्य पर्दा तो अब चाचा ही उठा सकता है। इसीलिए पुलिस वाले अब उसके चाचा फरमान का एड्रेस लेते हैं, लेने के बाद फरमान को उठाते हैं, थाने लाते हैं। लाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो फरमान रोने लगता है और रोने हुए कहता है कि साहब, एक तो मेरा भतीजा गायब है, ऊपर से आप मुझसे ही पूछताछ कर रहे हैं। कम से कम किसी गरीब को, किसी दुखिया को इस तरह से ना परेशान कीजिए कि हम लोग धर्म से भी जाएं और धन से भी जाएं। अब पुलिस वाले बड़े असमंजस में पड़ते हैं कि चाचा आखिरी बार देखा गया था। चाचा खुद रो के कह रहा है कि आप लोग हमें फर्जी परेशान कर रहे हैं। बार बार जो चाचा था वो अपना मुस्लिम होने का विक्टिम कार्ड भी खेल रहा था कि साहब, मैं मुसलमान हूं इसलिए आप मुझ पर शक कर रहे हैं। सारी चीजें बार बार वो बोल रहा था। पुलिस वाले काफी देर तक उसकी बातें सुनते हैं, लेकिन जब अंत में पुलिस वालों को लगता है कि कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा, तो पुलिस वाले अब इस फरमान से सख्ती से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि जो भी बात है चुपचाप बता दो, नहीं तो जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ होगी तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं तुम तो फिलहाल अभी जिंदा हो। अब ये बात फरमान जब सुनता है तो फरमान का हौसला कहीं ना कहीं अब डगमगाने लगता है। धीरे धीरे फरमान अपना मुंह खोलता है और मुंह खोलने के साथ एक ऐसी कहानी सुनाई जिस कहानी से न जाने कितने रिश्ते, न जाने कितने नाते तार तार हो गए। दरअसल फरमान बताता है कि साहब, अपने भतीजे जीसान को मैंने ही मारा है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते तो उन्हें धक्का लगता है कि चाचा अपने 12 साल के भतीजे को क्यों मारेगा। पुलिस वाले अब मोटिव पूछते हैं, तो इस मोटिव पे उसने कहानी सुनाई। दरअसल जो फरमान था और जो फरजाना थी, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मुकीम दिन भर फल बेचता, अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा था। फरजाना दिन भर घर पे अकेले रहती। अकेले रहने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में भी अकेलापन था। बच्चे अभी छोटे थे, ज्यादा फरजाना की उम्र भी नहीं थी, और इसी बीच जो उसका भाई देवर फरमान था वो आने लगता है। आए दिन आता, मुकीम घर पे नहीं रहता, फरमान रुकता, दोनों में बातें होती। फरजाना का टाइम कट जाता, मुकीम को भी अच्छा लगता। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ टाइम काटते काटते, एक दूसरे का टाइम पास करते करते देवर भाभी में कब प्यार हो गया, इन दोनों को खुद पता नहीं चला। अब प्यार हुआ, प्यार का कोई मोटिव नहीं था, कोई इसका फ्यूचर नहीं था। जो कुछ हो सकता था वो महज एक चीज थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते, और यही चीज अब ये दोनों आए दिन करने लगते हैं। मुकीम फल बेचने निकल जाता, जो देवर था वो घर पे आ जाता। देवर भाभी दिन भर साथ रहते, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। कभी अगर मुकीम घर पे आ भी जाए तो अपने भाई के साथ नॉर्मली बैठा देखता तो उसे बुरा भी नहीं लगता, ना ही उसे उतना डाउट होता, ना ही उसे उतना मतलब था। सारी चीजें बड़ी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन जब फरजाना और फरमान यानी देवर भाभी संबंध बना रहे थे, तभी घर में एंट्री होती है 12 साल के लड़के जीसान की। जीसान स्कूल से अचानक से वापस आता है और आने के बाद अपनी माँ को अपने चाचा के साथ ऐसी हालत में देखता है कि देखते ही वो खुद अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब 12 साल का जीसान थोड़ा बहुत समझदार था, उसे दुनिया का ज्ञान था। वो सारी चीजें फौरन समझ जाता है कि उसकी माँ, उसके चाचा कर क्या रहे थे और इस रिश्ते का मतलब क्या है। अब ये चीज जब जीसान देखता है तो देखने के बाद चुपचाप घर से बाहर निकलता है, बाहर शांति से बैठ जाता है।
चाचा और माँ फौरन कपड़े पहन के बाहर आते हैं, उससे बात करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जीसान न अपने चाचा से बात करना चाह रहा था, ना ही अपनी माँ से। सीधा सीधा एक लाइन बोलता है कि तुम दोनों आज से मेरे लिए मर चुके हो। इतना बोलता है, बोल के वहां से चला जाता है। अब जीसान भले ही चला गया, ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन जो उसकी माँ थी और जो उसका चाचा था, अब इन दोनों को डाउट होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जीसान जो है अपने पिता मुकीम के आगे मुंह खोल दे, और अगर इसने मुंह खोल दिया तो सारा का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुकीम जो है वो फरजाना को या तो मारेगा पीटेगा या तो तलाक दे देगा, और अगर तलाक दे देगा तो फरजाना को फरमान से शादी करना पड़ेगा। फरमान खुद शादी करना नहीं चाह रहा था। सारी चीजें एक दूसरे से ये दोनों डिस्कस करते हैं, और दोनों के मन में बस एक डर था कि कहीं गलती से जीसान मुंह न खोल दे। बहरहाल एक दिन बीता, 2 दिन बीता, जीसान ने इस बारे में किसी को कहा तो नहीं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। फरमान को भी डर था, फरजान को डर था, और यह डर इन दोनों को खाने लगता है। इन्हें लगता है कि अगर जीसान रहा तो आज नहीं कल तो मुंह जरूर खोलेगा, इसलिए इस जीसान को रास्ते से हटा देना चाहिए। रास्ते से हटाने का प्लान बनता है, लेकिन प्लान भी ऐसा बिलप्रूफ हो कि न कत्ल का पता चले, ना ही कभी लाश मिले। क्योंकि ये दोनों में से कोई एक चीज हो गई तो ये दोनों फंस जाएंगे, फंसने के बाद जेल जाना पड़ेगा। सारा प्लान ये दोनों बैठ के बनाते हैं, और बनाने के साथ ही प्लान को अप्लाई करने के लिए एक दिन चुनते हैं। वो दिन भी आता है, मुकीम जाता है फल वगैरह बेचने के लिए, और इसी बीच जो चाचा फरमान है वो जीसान से कहता है कि चलो यार कुछ बात करते हैं। तुम गुस्सा हो, हमें लगता है कि हमने गलत किया है, लेकिन कम से कम इस गलती को सुधारने का एक मौका देना चाहिए, और इंसान तो गलती का पुतला है। अब अपने चाचा की ये बात जब 12 साल का बच्चा सुनता है तो जैसा भी था परिवार का सदस्य था, वो पिघल जाता है। पिघलने के साथ साथ फरमान के साथ जाने लगता है। फरमान उसको अपने साथ लेके वहीं की छीछामई नहर के पास जाता है। जाने के बाद अचानक से थोड़ी बहुत बात करता है, और बात करने के साथ साथ अचानक से जीसान के ऊपर टूट पड़ता है। अब एक तरफ 30-32 साल का एक नौजवान, एक तरफ 12 साल का बच्चा। बच्चा फौरन ही कमजोर हो जाता है। जीसान का गला फरमान दबाता है, दबाने के बाद उसका कत्ल करता है। कत्ल करके लाश को उसी छीछामई नहर में फेंक देता है। फेंकने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। फरजाना भी जानबूझ के कहीं बाहर निकल जाती ताकि घर पे पहले मुकीम पहुंचे, फरजाना बाद में पहुंचे, ताकि सवाल जो मुकीम फरजाना से करने वाला हो, ये सवाल फरजाना खुद मुकीम से करे कि पहले तुम आए थे तो बच्चे कहाँ हैं। अब पुलिस वाले जब ये कहानी सुन रहे थे तो सबसे पहले एक टीम भेजते हैं इस छीछामई नहर के पास कि जल्द से जल्द लाश बरामद की जाए, ताकि बॉडी का पोस्टमार्टम हो, अंतिम संस्कार हो, सारी चीजें हो। पुलिस की, गोताखोर की सारी टीमें जो थी उस नहर के पास जाती है। जाने के बाद नहर में लाश ढूंढी जाने लगती है। पूरा का पूरा दिन नहर में लाश ढूंढा जाता है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया। अब जब कहीं से पूरी नहर में लगभग 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक उस नहर में लाश ढूंढी जा रही थी और कहीं से लाश मिलती ही नहीं, तो पुलिस वालों की फिर से हवा खराब होती है। क्योंकि किसी भी मर्डर को स्टेब्लिश करने से पहले लाश का मिलना जरूरी है। अगर लाश नहीं मिली तो मर्डर कभी भी स्टेब्लिश नहीं हो सकता। अब पुलिस वाले फिर परेशान होते हैं कि भले इसने एक बार जुर्म कर लिया, लेकिन लाश ढूंढनी है। पुलिस वाले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार पूरे नहर की खाद छानते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पुलिस वाले फिर बेचारे निराश होते हैं, हताश होते हैं कि केस सुलझने के बाद भी ये कातिल बच जाएगा। लेकिन इसी बीच इटावा के बकेवर नहर के पास, यानी इस घटनास्थल से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर एक बच्चे की लाश मिलती है। लाश मिलती है, वहां मिलने के बाद आसपास के इलाकों में पूछताछ की जाती है, लेकिन जब कहीं से भी उस लाश को पहचानने वाला कोई नहीं था, तो आसपास के जिलों में उस लाश की फोटो और उसका डिस्क्रिप्शन भेजा जाता है। और ऐसा ही एक डिस्क्रिप्शन कुंवर एसपी रणविजय सिंह के पास आता है। अब एसपी साहब जब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो उन्हें फौरन लग जाता है कि डिस्क्रिप्शन तो इस जीसान से मैच कर रहा है। फौरन जीसान के पिता मुकीम को ले जाके लाश की शिनाख्त कराई जाती है, और जैसे ही लाश को पिता देखता है वो रोने लगता है और कहता है ये मेरे बच्चे की लाश है। चूंकि 3-4 दिनों तक से कहें तो 1 हफ्ते तक लाश नहर में रही थी, इसलिए लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। अब एक पिता अपने 12 साल के बच्चे की जब सड़ी लाश देखता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है ये आपको बताने की जरूरत नहीं। पुलिस वाले उसको समझाते हैं, ढांढस बंधाते हैं, बॉडी को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम होता है,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, बॉडी घर पे आती है और पुलिस, सुरक्षा और आसपास के सैकड़ों लोगों के बीच उस 12 साल की जीशान की अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बाकी पुलिस अभी इस मामले पे जांच पड़ताल और कर रही है, लेकिन जो कुछ इकबाल जुर्म था उसके चाचा का वो इतना सा था। बहरहाल अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट से सजा जो होनी होगी होगी, और इस मामले में क्या सजा होनी चाहिए आप अपने हिसाब से जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।